आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज हम आपको एक ऐसे विषय से परिचित कराते हैं, एक ऐसा मुद्दा आपको बताते हैं जिसे देखने के बाद खुद आपको भी शर्म आएगी। आपको भी महसूस होगा कि राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय को किधर से किधर ले चलती है। अगर यूपी के हाथरस में एक दुर्घटना घटती है, एक दुष्कर्म होता है, तो उस पर शोर शराबा, हो हल्ला, विपक्ष सबका जमावड़ा देखने को मिलता है। लेकिन कमोबेश अगर एक वैसी ही घटना राजस्थान में घटती है, राजस्थान के भरतपुर में घटती है, तो कोई शोर नहीं सुनाई देता। पीड़िता की आवाज को दबाया जाता है। सरकारी तंत्र, शासन, प्रशासन सब वही भाषा बोलते हैं जो कि अपराधियों की भाषा है। पीड़िता को सुनने वाला कोई नहीं। न्याय की गुहार लगाती पीड़िता की तरफ सहानुभूति की नजर से देखने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज आपके सामने ऐसे विषय को रखेगा, ऐसे मुद्दे को रखेगा और गहलोत सरकार के सीधे प्रश्न हम पूछेंगे गहलोत सरकार से कि आखिर ये सिलेक्टिविज्म क्यों है। अगर आपको इतनी ही पड़ती है, अगर आपको इतनी ही सहानुभूति है तमाम महिलाओं से या उनके होते दुष्कर्म से, तो भला राजस्थान की इस घटना पर आप चुप क्यों हैं? क्यों आपका शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उन साहब का परिचय कराता हूं, स्क्रीन पर दिखाइए। मेरे साथ दुर्गा है, जो कि बदला हुआ नाम है, रेप पीड़िता है। उनके पिता भी हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज धबरैया जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दुर्गा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है, उसके बाद आप कहां कहां गए, किन किन लोगों से आपने न्याय की गुहार लगाई, पूरा सबसे पहले दर्शकों को समझाइए बेझिझक। ये घटना 26 अप्रैल 2020 की है। मैं अपनी बहनों के साथ बरामदे में सो रही थी। उस दिन मेरी मम्मा घर पे नहीं थी। मेरे घर रात को कुछ गुंडों ने मुझे घर से उठाया, डराया, धमकाया और शराब पिलाई, मेरे साथ बलात्कार किया। ये दिन के समय की घटना है, रात के समय की घटना? रात के समय की घटना है। तो आपको पहले अगवा किया गया, इसका मतलब? हाँ। कितने लोग थे, अगर आपने देखा हो तो? 3। आप उनकी पहचान करती हैं अच्छे से? हाँ, जिनमें से मैंने एक को पहचान लिया था। क्या आपने ये अपने घर आकर परिजनों को बताया सब कुछ? हाँ, मैंने अपने पापा को बताया। फिर हमने झुरेरा थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहाँ से किसी भी पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। फिर हम बाहर भी गए, लेकिन वहाँ से भी हमारी कोई सहायता ना मिली। फिर हम दिल्ली आए तो वहाँ हमें थोड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे सुनने वाला कोई मिला। हाँ। यानी कि पिछले साल अप्रैल की घटना है और अब 2-3 महीने के बाद पूरा 1 साल होने को है। आप लगातार न्याय की गुहार लगाती हुई घूम रही हैं, कोई आपकी तरफ देखने वाला नहीं है। ठीक है बाबूजी, मैं आपके पास आता हूं। ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, हमारी छोटी बहन के साथ जिस भी तरीके का जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाद कहां कहां गए, किन किन लोगों से आपने गुहार लगाई, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, आप समझाइए थोड़ा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बाबूजी। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझाइए आप। हाँ, मैं सब काफ़ी प्रयास किए मैंने कि हमारी कोई सुने, हमारी कोई नहीं सुनी किसी ने भी। हमने FIR दर्ज कराई, उसके बाद में हमें थाने से भी आश्वासन मिलता रहा कि गिरफ्तार करेंगे गुंडों को, मेरी बेटी के दरिंदों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हम DSP साहब के यहाँ गए, वो बोले आपकी फाइल हमने DSP के कामा के यहाँ भेज दी है, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई नहीं सुनाई दी। मैंने खूब निवेदन किया, हाथ जोड़े, उनकी मेरी बेटी के बलात्कारी दरिंदे गुंडों को गिरफ्तार करो, लेकिन कहते रहे कि 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, 10 दिन का आश्वासन देते रहे। फिर मैंने अपने कुछ लोगों से कहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा, अपने स्थानीय लोगों से कहा मैंने कि भाई आप भी चलो मेरे साथ, DSP से निवेदन करो मेरे लिए कुछ न्याय मिले। तो उन्होंने DSP साहब बाहर आए, उन्होंने कहा कि आपको 10 दिन के अंदर गिरफ्तार कर देंगे। फिर DSP ने आश्वासन दिया ये? हाँ जी। फिर 15 दिन का आश्वासन दिया कि हम उन दरिंदों को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार कर देंगे, आप धरना मत दीजिए और आप अपने घर चले जाइए।
15-20 दिन के अंदर हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये पुलिस थाने के बाहर धरना दे रहे थे, इसका मतलब जब कोई आपकी सुन नहीं रहा था तो? हाँ, डीएसपी ऑफिस के सामने। जी जी जी। डीएसपी साहब बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, आप निश्चिंत होकर धरना मत दीजिए, प्लीज आप जाइए। ये कब की बात है? और ये 2 महीना पहले की बात है, मतलब दिसंबर नवंबर के आसपास की बातें हैं? ये अक्टूबर अक्टूबर की बात है जी। शायद। उसके बाद फिर उसके बाद में हमने आईजी साहब के यहाँ गुहार लगाई, एसपी के यहाँ गुहार लगाई। एसपी साहब ने भी ये कहा था कि आप 7 दिन के अंदर गुंडों को गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ। आपकी बेटी का जो जिन्होंने दुष्कर्म किया है, उन बलात्कारियों को हम, उन दरिंदों को हम 7 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। 7 दिन का टाइम दो, एसपी साहब ने कहा था। ये हम ज्ञापन भी देके आए, उनको लेटर भी देके आए, हम समाज के लोगों को भी साथ ले गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई कहीं भी। फिर हम आईजी के यहाँ गए, आईजी ने कहा कि तुम्हारे पास किराया है, इतना ज़्यादा है क्या, तुम यहाँ तक आते हो? मैंने कहा साहब क्या करें, न्याय हमें मिल ही नहीं रहा कहीं। मतलब आईजी आपको डांट रहे थे एक तरीके से कि तुम्हारे पास इतना किराया कि तुम यहाँ तक आ जाते हो? हाँ, जब शुरू में गए थे हम उनके पास में। अब तो आईजी मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि कांस्टेबल से लेकर के और आईजी तक पूरा का पूरा तंत्र जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाबूजी आपसे ये चीज भी समझना चाहूंगा मैं कि गांव में तो इस तरह का माहौल होता है कि लोग ही आपस में इस तरह का, अगर कोई सामाजिक दुष्कर्म होता है या कोई सामाजिक अपराध होता है तो गांव की पंचायतें या ग्रामीण स्तर की इस तरह की चीजें भी एक तरीके से न्याय दिलाने का काम करती हैं। अगर मैं ग्रामीण स्तर पर बात करूं तो क्या ग्रामीणों की तरफ से, आपके आस पड़ोसियों की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से उनका क्या कुछ रवैया रहा? रवैया साहब हम पे दबाव बनाने लगे कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो भाई, इन बच्चों से कसूर हो गया, राजीनामा कर लो। मुझे तो न्याय चाहिए, मैं राजीनामा कैसे कर लूँ? मेरी और भी बेटियां हैं, मैं कब तक ऐसे राजीनामा करता रहूँगा? मुझे तो न्याय चाहिए, दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। और क्यों सबकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि आप राजीनामा करो? क्यों समाज ये नहीं कह रहा है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? एक्चुअली मेरा अकेला घर है ब्राह्मणों का वहाँ, और पूरी बस्ती एक पक्ष के लोगों की है, तो वो चाहते हैं कि हमारा ही दबदबा बना रहे, इसको दबा दें, इस बात को यहीं कहीं, तो बहुत अच्छा है। यानी कि कानूनी न्याय भी और सामाजिक न्याय भी, दोनों ही तरफ से जो है गड़बड़ियां वहां पर देखने को मिली। लेकिन इस बीच ये जानना भी बहुत अहम है, दुर्गा मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जो इस तरह की जब घटना घटती है, देखिए सबसे बड़ी और सबसे बहादुरी मिसाल देने वाली बात तो ये है, दुर्गा को प्लीज स्क्रीन पे लीजिए, सबसे मिसाल देने वाली बात तो ये है कि आप डरी नहीं, आप दबी नहीं, एक बड़ा स्टैंड लेकर आपने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई, इतना हौसला दिखाया, इतना जज्बा दिखाया कि आप ये बात कहने के लिए सामने आई हैं। अपने ऊपर जो बीती है, आपके ऊपर जो बीती है, वो बात रखने के लिए आप सामने आई हैं। क्या आपको कुछ इन परेशानियों के दौर से भी बीच में गुजरना पड़ा दुर्गा? कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानियां हुई, वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, अपने अनुभव बताएं तो। सर, गांव के लोग ये बोलते हैं कि भाई को मारने की धमकी देते हैं और ईंट पत्थर फेंके जाते हैं कि हमारे बेटों से गलती हुई है तो क्या हुआ, गलती इंसान से ही होती है, ये बोलकर चले जाते हैं। क्या महसूस होता आपको उस समय? सर, मुझे न्याय चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना। नहीं, जब इस तरह जैसे आप बता रही हैं ईंट पत्थर फेंकते हैं तो गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता ही है, लेकिन फिर कर भी क्या सकते हैं हम? क्या मांग है, किस तरह से आप न्याय मांगती हैं? और क्या वो चेहरे या वो अपराधी जो आपकी नज़र के सामने आते हैं, कभी, क्योंकि ऐसा भी हुआ होगा घटनाक्रम के बाद भी उनसे आमना सामना तो हुआ ही होगा अगर गांव में रहते हैं तो, अच्छा आपसे घर कितना दूर है उन लोगों का? क्या वो गांव के ही हैं, कहीं आसपास के हैं? एक का घर तो जस्ट सामने है और औरों को मैं मतलब फेस से जानती हूँ, घर भर मुझे पता नहीं है। मतलब आपके पड़ोसी हैं उनमें से एक अपराधी? हाँ। तो उनसे कभी सामना हुआ इस पूरे घटना के बाद? नहीं, मैं राजस्थान में रहती नहीं हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ। आप उसके बाद यूपी आ गई? हाँ। बाबूजी, आपका कोई सामना हुआ कभी उस लड़के, उस अपराधी के साथ? क्या कुछ रवैया है उसकी तरफ से? हुआ ऐसा, नीचे खड़ा था और मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मतलब उसकी आंखों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं? कोई नहीं साहब, मोटरसाइकिल पे आया था और इधर से अपने घर चला गया। फिर घर से वापस आया, मेरे बच्चा बाहर खेल रहा था तो उसमें पत्थर मार के और एक संग भाग गया। अगर पत्थर मेरे बच्चे को लग भी जाता तो बच्चा तो खेल जाता वहीं।
मतलब एक तरीके से कहें कि जानलेवा हमला भी आपके परिवार के ऊपर करने जी, के जी। दुस्साहस उन लोगों के द्वारा धमकियां दे किया रहे हैं साहब, पूरी धमकियां दे रहे हैं। क्या धमकियों की शिकायत भी आप लिखवाते हैं थाने में? लिखवा के आया साहब, कुछ कार्रवाई? कह रहे हैं कि पाबंद कर दिया है उनको। हम्म, 3-4 लोग हैं जो उनको पाबंद कर दिया है। लेकिन वो घूमते हैं सरेआम ऐसे ही। हाँ, ये बहुत बहुत गड़बड़ बात है। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूँ, किस तरह से पूरा मामला हाईलाइट में आया, किस तरह से आप इन लोगों के पास पहुंचे और फिर किस तरह से आपने इस पूरे विषय को उठाया, मैं आपसे जानना चाहूंगा। माफ कीजिएगा पंकज जी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूलगढ़ी प्रकरण में मेरे को इनका कॉल आया जब हाथरस में एक बूलगढ़ी प्रकरण चल रहा था। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बड़े शोर शराबे के साथ हाथरस जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। ये भी पीड़ित परिवार था, ये भी बार बार देख रहा था। इन्होंने मेरा नंबर, संपर्क सूत्र कहीं से लिया, मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने इनको सांत्वना दी और मैंने बोला कि अगर आप सही हैं तो मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। फिर मैंने 2 महीने एक तरीके से रिसर्च की, अपने जितने भी जानने वाले, मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे, साथी थे, उनसे मदद मांगी। मैंने कहा पहले जानकारी करो कि मामला क्या है। तब मैंने जानकारी की तो मुझे पता पड़ा कि 26 अप्रैल को इस बिटिया के साथ 3 निराचारों ने गैंगरेप किया, अगवा किया और फिर लगातार दबाव बनाते आ रहे हैं जब से। और पुलिस प्रशासन और कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से संलिप्त है। वह नहीं चाहती कि वोट बैंक की राजनीति के चलते इस बिटिया को न्याय मिल पाए। इस परिवार ने, मैं क्या कहूँ, इतना संकट झेला है। मैं घर पे गया हूँ, पानी तक इनके घर में भर रहा था, छतें चुचा रही थी। और अगर आप घर का अनावरण करेंगे, घर को जाके देखेंगे एक बार, तो लगेगा कि ईंट पत्थरों से इन पे हमले भी हुए हैं, इनके दरवाजे भी तोड़े गए हैं। मैंने जाके देखा है, मैं भरी बारिश में इनके घर पे गया था। मैं डीएसपी से भी जाके मिला था, तो डीएसपी साहब के भी कुछ शब्द ऐसे थे कि देखिए साहब, हमें तो नौकरी करनी है, मेरा तबादला हो जाएगा, अब आप अगर चाहते हैं तो आप गहलोत जी से मिलिए। कुछ ऊपर से दबाव है पुलिस के ऊपर, क्योंकि इतना लंबा अगर कोई मामला खींच रहा है, पंकज जी, बाबूजी मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, अगर इतना लंबा कोई मामला खींच रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आरोपी हैं उन्हें किसी ना किसी की क्षय प्राप्त है, चाहे पुलिस की हो, चाहे स्थानीय नेताओं की हो या स्थानीय दबंगों की हो। आपको क्या लगता है? पहले बाबूजी आपसे बात करूंगा मैं इसी सवाल के बारे में। इसमें साहब मुझे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इसमें हमारे जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, उनका तो हाथ है नहीं इसमें। लेकिन जो ऊपर जिला स्तर पे जो नेता हैं उनका इसमें जरूर हाथ है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के जो समुदाय से हैं, उसी समुदाय से हैं वो, और उन्हीं की उनको सह मिली हुई है। जो जिला स्तर पे जो विधायक हैं उन्हीं की इस तरह सह मिली हुई है, जिससे ये दबाव बना हुआ है, जिससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आगे। तो क्या आपने उन नेताओं से भी बात करने की कभी कोशिश की है? हमने सब इसलिए नहीं की कि वो उसी समुदाय से हैं तो हमारी मदद क्या करेंगे, हमने इसलिए उनसे मुलाकात नहीं की। यानी कि उनके आचरण से ही ऐसा लगता है कि वो मदद नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए हम उनके पास नहीं गए। हम अपने क्षेत्रीय विधायक के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी दिया कि गुंडे गिरफ्तार होंगे, निश्चित गिरफ्तार होंगे। आपकी बेटी के गैंगरेप के बलात्कारी दरिंदे जरूर गिरफ्तार होंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी बोलती हूँ, ऊपर बोलती हूँ मैं। तो अभी तक तो गिरफ्तार हुए नहीं है, 2-3 महीने हो गए लगभग उन बातों को भी। किसी स्थानीय नेता का आपके घर कभी आना हुआ? कभी कोई समाज के लोग? अरे साहब, हमारे यहाँ तो अपना दुख व्यक्त करने के लिए लगभग 6 माह हो गए। हमारे पास तो डीएसपी भी नहीं आया कामा का आज तक। हमारे कामा जो सर्कल का जो सीओ साहब हैं, वो भी हमें अभी तक हमारी पीड़ा व्यथा को देखने नहीं आए हमारे घर तक। अब ये घटना उदाहरण पेश करती है। एक तरफ तो हाथरस की वो घटना थी, आपको तमाम वो चीजें याद होंगी, यादें ताज़ा तुरंत एकदम से हो जाएंगी, किस तरह से राजनीतिक जमावड़े वहां पर होने लगे थे। स्थानीय निकाय यूनिट से लेकर के कैसे सांसद मंत्री तक वहां पर पहुंच रहे थे, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम विधायक किस तरह से वहां पर पहुंच रहे थे। अशोक गहलोत के, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिनके प्रदेश में यह घटना हुई है, उसके विषय पर भी मैं बात करूंगा। वो किस तरह से अपनी बयानबाजी कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने तुलना की थी राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की उस समय, किस तरह से राहुल गांधी सड़कों पर इस तरीके से आंदोलित थे जैसे कि उनसे बड़ा समाज का पैरोकार कोई नहीं है। लेकिन आज जब कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना घटती है तो ये राजनीतिक चुप्पी क्यों है?
और इन लोगों ने बाकायदा राहुल गांधी के घर के आगे प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। राहुल गांधी के घर के आगे बाकायदा इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अगर राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंचे हैं तो ये अपनी आवाज लेकर राहुल गांधी के घर पहुंचे, लेकिन वहां पर भी सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस बाकायदा वहां से मामले को शांत कराती हुई, हटाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारी छोटी बहन दुर्गा भी वहां पर मौजूद है, उनके पिता मौजूद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज भी हैं, उनके साथ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। एक बार आप सुनिए पहले, फिर सवाल करते हैं इस विषय पर। रात को करीब अर्धरात। नाम बताइए पहले अपना नाम। मेरा नाम रामदयाल है, गांव बादी। राहुल गांधी नहीं आए, लेकिन आप राहुल गांधी के घर गए, वहां पर जाकर क्या कुछ हुआ, पूरा अनुभव हमें बताइए पहले। हम गए साहब, हमने तो ये ठान रखा था कि जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगी, जब तक प्रियंका जी नहीं आएंगी, जब तक सोनिया जी नहीं आएंगी, हम वहां से नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे प्रति दुर्व्यवहार किया, हमको जबरदस्ती वहां से खदेड़ने की कोशिश की और हमको एक गाड़ी में अरेस्ट करके और ले गए, मंदिर मार्ग थाने पे ले गए और वहाँ हमको उसमें रख दिया, थाने के अंदर रख दिया। हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पता नहीं ऐसा किस विषय में, किस सोच के अनुसार उन्होंने ये किया। थाने में किस तरह का रवैया था पुलिस वालों का? वो तो हमसे अच्छे का रवैया तो अच्छा था, थाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमको ऐसे नहीं रखना था ना जैसे उन्होंने व्यवहार किया हमारे प्रति। मतलब आपको राहुल गांधी से और किसी भी कांग्रेस नेता से नहीं मिलने दिया गया? नहीं मिलने दिया हमें। दुर्गा, आप क्या कुछ उम्मीदें लेकर गई थी? स्क्रीन पर दिखाइए प्लीज। दुर्गा, आप क्या कुछ उम्मीदें लेकर गई थी और क्या कुछ आपको ये था कि मैं जब राहुल गांधी के घर के सामने हम प्रदर्शन करेंगे तो शायद हमारी मुलाकात हो जाए, वो आपके दर्द को समझे, और क्या कुछ आपने वहां से पाया? दुर्गा, हमको लगा था कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे सपोर्टरों को भी वहाँ पे थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। दुख हुआ आपको? ठीक है दुर्गा, हम आपका दुख समझ सकते हैं। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम था? ये दुर्गा, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखें, आपका दर्द पूरा देश समझ सकता है और बहुत हिम्मत के साथ आप यहां तक आई हैं और आप इसी हिम्मत के साथ अगर खड़ी रहीं तो निश्चित ही आपको इस लड़ाई में न्याय मिलेगा। आप हिम्मत रखिए। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? क्या कुछ वहां पर नेताओं का जमावड़ा था? क्या मिलने दिया गया? क्या कुछ उम्मीदें थी? देखिए, बधाई की पात्र पहले ये बिटिया है जो कि आज इतनी हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और खड़ी हुई है, और उससे ज़्यादा शर्मनाक मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और इस देश के लिए शर्मनाक इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि वो नेता जो लोकतंत्र और राजतंत्र इन सब की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, ब्राह्मण की राजनीति करते हैं, यूपी में आते हैं, दलित राजनीति के चलते हाथरस तक पैदल दौड़ते हैं, लेकिन एक बिटिया उनके दरवाजे तक आती है। एक बिटिया राहुल गांधी जी से मिलने आती है, भाई समझ के, पिता समझ के, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में शर्म नहीं आती। वह व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? कि वह उसकी बेटी नहीं है। यहां राजनीति उसकी बढ़ नहीं पाएगी। मुझे शर्म आती है। अगर ऐसे ही लोग राजनीति में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसी बिटियां सुरक्षित रहेंगी। इनके जिम्मेदार, मैं तो बोलता हूं, राहुल गांधी जी भी हैं। एक बिटिया आपके दरवाजे पे थी, लेकिन राहुल गांधी जी आप बाहर नहीं आए। मैं उन सोनिया गांधी जी से बोलना चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी जी के साथ ऐसा होता तो वह सहन कर पाती? क्या प्रियंका गांधी जी के बिटिया के साथ होता, वह सहन कर पाती? क्या राहुल गांधी जी की बहन के साथ होता, वह सहन कर पाती? अरे बिटिया आपके दरवाजे तक आई थी, आप कुछ नहीं तो आप उसकी जानकारी लेते, आप उससे संवेदनाएं देखते, आप उसको उसकी जो आवेश है, उसका जो दुख है, उसे सांत्वना देते। पर लेकिन आपने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। आपने उस अपराधियों को बचाते हुए, और बेटियां जब अपने न्याय के लिए आपके दरवाजे पे आई, आपने उस बेटी को ही जेल भिजवा दिया। आपने इतना घृणित कार्य किया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है बकाया? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि 1.5 साल का उसका भाई, एक पैर की विकलांग उसकी बहन, उसके मां, उसके पिता राजस्थान से चलकर न्याय मांगने एक उम्मीद के साये में कांग्रेस कार्यालय राहुल गांधी जी से मिलने आते हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और जेल भिजवा दिया जाता है। यह लोकतंत्र नहीं है सर। मैं नहीं मानता इस देश में लोकतंत्र और है। ये मुझे लगता है ये हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि आपका प्रदेश राजस्थान है।
वहां पर उन्हीं की सरकार है। आपने भी इस पॉइंट को उठाया है कि उन्हें वहां पर राजनीति करने का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा है। अपनी सरकार है, जो चल रहा है चलने दो। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कार्यालय में, बाबूजी आपसे मेरा सवाल है, क्या आपने बड़े सीधे अधिकारियों से मुख्यमंत्री आवास पर या तमाम मंत्रियों से मिलने की कोशिश की, अपना दर्द बताने की कोशिश की? वहां से क्या कुछ रेस्पॉन्स आया? हमने साहब मेल के जरिए ही उनको बताया, हम इतना तो दूर नहीं जा सकते क्योंकि हम इतने पैसे वाले साधन नहीं हैं जो संपन्न हम- नहीं है। हाँ, जो वहाँ तक जा सकें। लेकिन हमने मेल जरूर करा दी थी, लेकिन मेल का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जी बोलिए पंकज जी। सर, अजय माकन जी ने हमें जब हम थाने में थे, हमें गिरफ्तार किया गया, हमारे 70 से 80 साथियों को। बाहर हंगामे को देखते हुए तो कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से हमारे के लिए कॉल आई कि मैं मिल सकता हूं। तो हमने सोचा देख तो लें जाके क्या विचारधारा है, क्या इनकी नीतियां हैं, एक बार मिल लेते हैं। हमसे अजय माकन जी मिलके कहते हैं यूपी में आप क्यों चुप रहते हैं हत्याओं पे? मैंने कहा ये तो आपकी संवेदनशीलता है ही नहीं। आप यूपी पे मामले उठाते हैं, वहां तत्काल गिरफ्तारियां होती हैं, तत्काल कार्रवाई होती है। अगर आप बुलगड़ी प्रकरण भी ले लें तो हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, तुरंत दिया। नार्को दिया, तुरंत दिया। गिरफ्तारी भी तुरंत 5 घंटे के अंदर अंदर हो गई थी। लेकिन यहां पे 164 के बयान 2 बार दर्ज हो चुके हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां जेल जा चुकी हैं, लेकिन इस बिटिया के अपराधी जेल क्यों नहीं जा रहे? बयान दर्ज हैं, बयान दर्ज है, क्यों नहीं जा रहे? तो अजय माकन जी मेरे से कहते हैं आप तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। मैं कहा मेरे को बीजेपी से क्या मतलब, मेरे को कांग्रेस से क्या मतलब, मुझको किसी भी राजनीति से मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि आपके ब्राह्मण नेता जो ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए यूपी में रोज हल्ला बोल कर रहे हैं, वो राजस्थान में क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने जितिन प्रसाद को बोला। ये भी एक पॉइंट है। दुर्गा, मैं आपसे जानना चाहूंगा बहन इस बारे में, आपने जब बयान अपने दर्ज कराए हैं तो पुलिस वालों का क्या कुछ रवैया होता है? क्या केवल उनका इस तरह का रेस्पॉन्स रहता है कि ठीक है मामला दर्ज किया, रफा दफा करना है, या उनकी भी कुछ सांत्वनाएं, संवेदनाएं कुछ होती हैं इस पूरी घटना को लेकर के? दुर्गा, कुछ नहीं होता, वो फाइलों को बंद करके रख देते हैं। मेरे पापा से भी चिल्लाए थे पुलिस वाले, और एक लेडीज कांस्टेबल थी। जब मैंने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने बोला जैसा मैं बोलूँ वैसा ही बोलना। उस टाइम पे मैं अचेत अवस्था में थी, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी गलत लिखवाई। मतलब जो उन्होंने बोला आपको वो लिखने के लिए मजबूर किया? हाँ और आपने वो लिखा? हाँ, मैंने वो लिखा। क्या ये शिकायत आपने किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को की या किसी और लोगों को भी बताया इसके बारे में? हाँ, उनकी तरफ से क्या कुछ रेस्पॉन्स रहा? उनकी तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं रहा। मतलब कोई भी इस घटना में साथ खड़ा नजर नहीं आया? नहीं। अब क्या कुछ मांग है दुर्गा आपकी? अगर सरकार के लोग, राजस्थान के तमाम लोग, प्रशासन के लोग आपके इस कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे, क्या कुछ मांग है आपकी दुर्गा? मेरी मांग यही है कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है, वो बिल्कुल सेफ रहे। पीड़ित और अपराधियों को सजा हो। हाँ। ठीक है बाबूजी, क्या मांग रखते हैं आप सरकार के सामने? मांग यही है साहब, अपराधियों को दंड मिले इस बात का, जिससे हमें न्याय मिल सके और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम बिल्कुल अपना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें कभी भी कोई बड़ी घटना का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, सत्ता के लोभ में और तमाम इन तरह की चीजों में बिल्कुल चूर हो चुकी राजस्थान सरकार से अब यही आग्रह है, यही निवेदन है और यही मांग भी है कि अब इस घटना के ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्टिविज्म की पॉलिटिक्स साफ तौर पर इस घटना में देखकर आ रही है। कांस्टेबल से लेकर आईजी तक किस तरह से पूरा प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए है, जो किसी भी घटना की तरफ ध्यान नहीं देता। यह घटना इस बात को उजागर कर रही है। बहुत सारे सवाल आपके ऊपर अब उठने लगे हैं, जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता पर काबिज हैं। और हम इसी उम्मीद में, इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं कि अब दुर्गा और उनके परिवार पहुंचाया जाएगा जहां दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को पहुंचाया जाता है। उनकी फांसी की मांग भी सुदर्शन न्यूज करता है, क्योंकि इस तरह के अपराध और अपराधियों के लिए किसी भी तरह की संवेदना का, किसी भी तरह के सॉफ्ट कॉर्नर का कोई स्थान नहीं है। आप सभी स्टूडियो में आए, अपनी बात सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देश दुनिया के सामने रखी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।